देखिए, हमने दोस्तों ओरल कैविटी का अध्ययन कर लिया है। अब हमारी ओरल कैविटी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं फेरिंग्स का। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? फेरिंग्स का अध्ययन करेंगे। देखिए, बात करता हूं दोस्तों फेरिंग्स की। ठीक है, फेरिंग्स हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रसनी। क्या बोलेंगे हिंदी में? ग्रसनी। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहे हैं और पुटअप होने के चांसेस भी रहते हैं कि ये कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, या मैं यहां लिख दूं वाइंड पाइप। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉमन पाथवे होता है दोस्तों। यहां से फेरिंग्स से होकर के वाइंड पाइप भी ओपन होता है दोस्तों, और जो भोजन है वो भी अंदर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि फेरिंग्स कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए। इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फेरिंग्स है दोस्तों। यहां पर जो मसल्स अवेलेबल रहेंगी दोस्तों, ये रहेंगी वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी मसल्स रहेंगी? वॉलेंट्री मसल्स यहां पर अवेलेबल रहती हैं। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, ऐच्छिक पेशियां रहती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम भोजन लेते हैं दोस्तों, जैसे ही हम भोजन लेते हैं उसके बाद भोजन को हम वापस भी निकाल लेते हैं दोस्तों, वापस भी हम मुंह के अंदर ला सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जब फूड कहाँ रहता है दोस्तों? फेरिंग्स के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं दोस्तों। और वॉलेंट्री मसल्स को हम हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करवा सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम फूड को वापस ले सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही फूड के अंदर सलाइवा मिल जाता है दोस्तों, उसके बाद उसको क्या कहते हैं? हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। तो बोलस को हम वापस ले सकते हैं कब तक? जब तक वो फेरिंग्स के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो मसल्स कौन सी है? वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे का वर्क करता है दोस्तों। यहां पर 4 पोर होते हैं दोस्तों, 4 छिद्र उपस्थित। कितने छिद्र उपस्थित होते हैं दोस्तों? 4 छिद्र, 4 पोर। ठीक है, कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखिए दोस्तों। नंबर 1 होता है गलेट। क्या बोलते हैं इसको? गलेट। ठीक है, नंबर 2 होता है दोस्तों ग्लोटिस। क्या होता है? ग्लोटिस। ठीक है, नंबर 2 होता है आपका ग्लोटिस। और नंबर 3 यहां पर जो पोर होता है वो खुलता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नंबर 4 यहां पर आकर के एक ट्यूब ओपन होती है, यूस्टेकियन ट्यूब। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं दोस्तों। तो 4 छिद्र होते हैं दोस्तों यहां पर। कहां पर? फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर आप देखोगे, जैसे ही अध्ययन करोगे दोस्तों, तो 4 पोर आपको दिखाई देंगे, 4 छिद्र आपको दिखाई देंगे। एक तो गलेट होता है दोस्तों। गलेट वो पार्ट होता है दोस्तों जो फेरिंग्स को ईसोफेगस से जोड़ता है। फेरिंग्स को ईसोफेगस से कौन जोड़ेगा? गलेट जोड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जिसको हम ग्रास द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास द्वार बोलते हैं। ग्लोटिस क्या होता है दोस्तों? जैसे ही हम फूड करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर अवेलेबल रहती है दोस्तों, एपिग्लोटिस। क्या होती है? एपिग्लोटिस होता है दोस्तों। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है? फूड को कहां पर भेज देता है? गलेट के माध्यम से ईसोफेगस में ट्रांसफर कर देता है दोस्तों। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स आकर के यहाँ पर ओपन होते हैं। हमने देखा था, हमने जब ओरल कैविटी पढ़ी थी दोस्तों, तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक फेरिंग्स, हमने देखा था पैलेट का जब अध्ययन किया था दोस्तों, तो पैलेट में हमने देखा था कि उबुला नामक एक स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। और उस उबुला नामक स्ट्रक्चर के कारण हमारी जो फेरिंग्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है दोस्तों, एक तो नेजोफेरिंग्स और एक ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स यानी कि इंटरनल नोस्ट्रल्स भी यहाँ पर आकर के ओपन होते हैं दोस्तों। और नंबर 4 है यूस्टेकियन ट्यूब। ये जो मध्य कर्ण होता है आपका, मिड एयर होता है, वहां से
आकर के यहाँ पर खुलती है दोस्तों, यानी कि मध्य कंठ से ये जुड़ी हुई रहती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, गलेट यह ईसोफेगस से जोड़ता है फेरिंग्स को। ठीक है, ईसोफेगस क्या होती है दोस्तों, ग्रेसिका होता है। ठीक है, ग्लोटिस एपिग्लोटिस नामक स्ट्रक्चर फूड लेते समय क्लोजिंग का काम करती है। ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स अंतःनासा छिद्र होते हैं दोस्तों, यहां पर आकर के ओपन होते हैं, आपको पता ही है। यूस्टेकियन ट्यूब यह मिड एयर से ओपन होती है या मिड एयर से जुड़ी रहती है दोस्तों ये। ठीक है, इसका वर्क क्या रहता है, एयर प्रेशर को मेंटेन करने का वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है फेरिंग्स के बारे में कि कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए दोस्तों। यहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ऐच्छिक पेशियां उपस्थित होती हैं, 4 पोर होते हैं दोस्तों, गलेट होता है जो कि ईसोफेगस से जोड़ने का वर्क करता है दोस्तों, ग्लोटिस होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस होती है दोस्तों, इसको घाटी ढक्कन आप बोलते हो दोस्तों। ठीक है, जब भोजन यहां से गुजरता है तो भोजन को ग्लोटिस में इंटर करने से ये रोकता है दोस्तों, कौन, एपिग्लोटिस। इंटरनल नोस्ट्रल्स अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे जैसे आप भोजन कर रहे हो कभी कभी, तो जल्दबाजी जब हम भोजन करते हैं दोस्तों, तो उबुला नामक स्ट्रक्चर क्लोज नहीं हो पाता है दोस्तों, और भोजन या पानी कभी कभी हमारी जो नोस्ट्रल्स हैं, ठीक है, उनमें से बाहर आने लग जाता है दोस्तों, नाक में से पानी आने लग जाता है दोस्तों। इसका कारण क्या होता है, हम जल्दबाजी करते हैं दोस्तों, और जो उबुला नामक स्ट्रक्चर रहती है वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद नहीं कर पाती है दोस्तों, और इस कारण से पानी बाहर आने लग जाता है दोस्तों। ठीक है, यूस्टेकियन ट्यूब, आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि जब हम बहुत तेज आवाज में जाती हैं, बहुत तेज आवाज अगर एकदम से हमारे कानों के अंदर आ जाती है दोस्तों, तो हमारा मुंह अपने आप ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि वहां पर दोस्तों यूस्टेकियन ट्यूब होती है। कौन सी होती है, यूस्टेकियन ट्यूब होती है दोस्तों, जो कि मिड एयर से इंटर करती है दोस्तों, कहां पर, हमारी ओरल कैविटी यानी कि फेरिंग्स के अंदर इंटर कर जाती है दोस्तों। कहां पर, फेरिंग्स के अंदर इंटर कर जाती है दोस्तों, और ये क्या करती है, एयर प्रेशर को मेंटेन करने का वर्क, ताकि हमारे जो कान के पर्दे हैं वो फटे नहीं दोस्तों। इसीलिए जब तेज ध्वनि हमारे कानों के अंदर आती है तो हमारा मुंह अपने आप ओपन हो जाता है दोस्तों, बहुत जोर से, ताकि जो एयर प्रेशर कान के अंदर आया है वो मुंह के थ्रू बाहर निकाला जा सके दोस्तों। क्योंकि वहां पर कौन सी होती है, यूस्टेकियन ट्यूब होती है दोस्तों, जो कि एयर प्रेशर को मेंटेन करने का वर्क करती है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा फेरिंग्स हुआ दोस्तों। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ईसोफेगस का। किसका अध्ययन करेंगे, ईसोफेगस। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। बहुत अच्छी तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, पूरी चीजों को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि पूरे के पूरे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है ईसोफेगस। देखिए ईसोफेगस, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रेसिका। क्या बोलेंगे हिंदी में, ग्रेसिका। ठीक है, बात करता हूं मैं ईसोफेगस की दोस्तों। देखिए ईसोफेगस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां जैसा कि हमने देखा ही है दोस्तों, गलेट के माध्यम से
फेरिंग्स ओपन, ठीक है, गलेट के माध्यम से यहां पर फेरिंग्स ओपन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और भी हम इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। यहां पर इसका 2/3, इसका 2/3 भाग वॉलेंट्री मसल्स, सॉरी, इनवॉलेंट्री मसल्स का बना रहता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अनैच्छिक पेशियों का बना रहता है। और 1/3 पार्ट वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये देखा हमने, ठीक है। आपको एक मेन चीज है जो ध्यान रखना है दोस्तों कि फेरिंग्स, ईसोफेगस और रेक्टम, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित नहीं होती, ठीक है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कौन कौन सा, एक तो फेरिंग्स है, ईसोफेगस है और रेक्टम, यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अवेलेबल नहीं रहती। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ऐसे कौन से भाग हैं जहां पर डाइजेशन नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फेरिंग्स, ईसोफेगस और रेक्टम, यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अवेलेबल नहीं रहती। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अगर अवेलेबल नहीं रहेगी दोस्तों, तो डाइजेस्टिव जो जूस हैं, एंजाइम्स हैं, वो भी सीक्रेशन नहीं हो पाएगा उनका, और फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। यहां पर केवल म्यूकस ग्लैंड अवेलेबल रहती है, इसका ध्यान रखना है, म्यूकस ग्लैंड उपस्थित, ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे दोस्तों, ताकि भोजन क्या बन सके, लसलसा बन सके और भोजन स्टमक तक पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। डाइजेशन, डाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं होगा दोस्तों, क्या डाइजेशन नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ईसोफेगस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेरिंग्स और ईसोफेगस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज है याद करने लायक, वो यही है दोस्तों कि यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स अवेलेबल रहती हैं दोस्तों, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं ताकि भोजन चिकना बन सके दोस्तों, और आसानी से वो बिना घर्षण के स्टमक तक पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये ईसोफेगस भी यहाँ पर आपका फिनिश होता है दोस्तों, ठीक है। इसका 2/3 भाग तो दोस्तों इनवॉलंटरी मसल्स का बना रहता है, यानी अनैच्छिक पेशियों का बना रहता है दोस्तों। जो पीछे वाला पार्ट रहता है इसका अनैच्छिक पेशियों को, जो आगे वाला पार्ट रहता है कुछ भाग इसका ऐच्छिक पेशियों का बना रहता है दोस्तों। जैसे ही बॉलस दोस्तों इसके इनवॉलंटरी मसल्स वाले पार्ट में पहुंच जाएगा, तो उसके बाद हम फूड को बैक नहीं कर सकते दोस्तों, वापस नहीं ले सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर कौन सी अनैच्छिक पेशियां हैं जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं दोस्तों। तो ये तो हुआ आपका ईसोफेगस दोस्तों। अब ईसोफेगस से फूड जाएगा दोस्तों कहाँ, स्टमक के अंदर, और स्टमक का बहुत बेहतरीन पूरे जुनून के साथ दोस्तों अध्ययन करेंगे हम। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभव, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन एक तो आपकी ओरल कैविटी, एक तो ओरल कैविटी, और एक जो स्टमक है आपका, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, सीक्रेशन है, वहां से बनता है। तो 2 क्वेश्चन बनने की संभावना सेकंड ग्रेड के अंदर रहती है दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप अवश्य देखें। और आपने अगर हमारी जो पिछली क्लासेज हैं वो नहीं देखी हो तो उनको भी जाकर के देखें दोस्तों, बहुत सारी नॉलेज वहां से आपको मिलेगी दोस्तों। तो आइए हम अध्ययन करते हैं दोस्तों स्टमक का। देखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्टमक, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कह ही दिया है
कि भोजन फेरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस, और ईसोफेगस से होता हुआ कहां पर जाएगा फूड, स्टमक के अंदर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ये जो फूड है दोस्तों, ये फूड आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यहां पर हम इसे अब फूड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फूड है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अब बोलस बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है कि बोलस क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, फूड प्लस सेलाइवा, फूड प्लस सेलाइवा, ये होता है दोस्तों बोलस। क्या होता है ये, बोलस। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बोलस आ रहा है दोस्तों। ठीक है, स्टमक के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट होंगे दोस्तों, 3 पार्ट, 3 भाग हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है आपका, ठीक है, नंबर 1 जो पार्ट होता है आपका, इसका अध्ययन करेंगे हम, कार्डियक। सेकंड होता है फंडस, और थर्ड होता है दोस्तों पाइलोरिक। क्या होगा, पाइलोरिक। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं डायग्राम्स में भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। यहां पर ये जो आगे आगे पाला पार्ट है, ये तो है कार्डियक। ठीक है, आगे आगे वाला पार्ट है जो कार्डियक है। यहां पर ये जो पार्ट है दोस्तों, ये है आपका फंडस। क्या होता है, फंडस, जो कि मेन पार्ट होता है दोस्तों। इसको जो मेन पार्ट होता है ये होता है दोस्तों बॉडी। क्या होता है, बॉडी। और नंबर 3 जो पार्ट होता है ये होता है दोस्तों पाइलोरिक। क्या होता है दोस्तों, पाइलोरिक। तो ये हमारा स्टमक है दोस्तों। स्टमक के अंदर मैंने आपको बताया कि बोलस आता जाता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन के जरिए आता है, संकुचन के द्वारा। ठीक है, सबसे जैसे ही बोलस इंटर करेगा तो कहां पर करेगा, कार्डियक वाले पार्ट में सबसे पहले इंटर करेगा दोस्तों। उसके बाद ऊपर ही ऊपर वहां पर फंडस अवेलेबल रहता है, उसके बाद बॉडी होता है यहाँ, और यहाँ पर क्या होता है, पाइलोरिक वाला पार्ट उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है, और स्टमक के अंदर फूड को अब हम दोस्तों क्या कहने लग जाएंगे, काइम कहने लग जाएंगे। क्या कहने लग जाएंगे दोस्तों, काइम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही फूड बोलस फूड जैसे ही स्टमक के अंदर इंटर करता है दोस्तों, उस फूड का नेम चेंज हो जाता है, और अब वो क्या कहने लग जाएगा, काइम कहने लग जाएगा दोस्तों। क्या कहने लग जाएगा, काइम। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो 1 लाइनर कभी कभी यहां से बन जाता है दोस्तों, कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है दोस्तों, तो क्या है, स्टमक है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज है, यहां मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होती है, या हिंदी में हम इनको बोल देते हैं दोस्तों क्रमानुकुंचन गतियां। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहां होती है दोस्तों, स्टमक के अंदर होती हैं, और सबसे कम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहां होती है दोस्तों, रेक्टम के अंदर होती है। ये मैंने आपको जो पिछली क्लासेस जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाई थी वहां पर हम अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। कभी कभी 1 लाइनर क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट सबसे ज्यादा होंगे दोस्तों, सबसे चौड़ा भाग है, और सबसे लॉन्ग पार्ट कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हम एक एक पार्ट को अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्या यहाँ पर क्या क्या होता है, किस प्रकार डाइजेशन होगा दोस्तों, कौन कौन से एंजाइम का यहाँ पर सीक्रेशन होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर जो कार्डियक पार्ट होता है दोस्तों, यहां पर एक इंस्पेक्टर होता है दोस्तों।
जो कि रेड कलर से मैंने बताया है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, कार्डियक स्फिंक्टर अवेलेबल रहता है दोस्तों, ताकि जैसे ही बॉलस स्टमक के अंदर आए और स्टमक के अंदर इंटर कर जाए दोस्तों, उसके बाद भोजन का बैक फ्लो नहीं हो पाता है दोस्तों। ये बैक फ्लो को रोकता है कौन, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का वर्क क्या है दोस्तों, कि भोजन अगर स्टमक के अंदर आ गया है, यानी कि काइम अब कहला रहा है दोस्तों वो, और काइम का वापस से बैक फ्लो इसोफेगस के अंदर नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्लोज हो जाता है, इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर रहती है दोस्तों, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है दोस्तों, ठीक है। फूड आता है तब तो ये ओपन रहता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हम। जैसे ही फूड दोस्तों कार्डियक स्फिंक्टर में आया, ठीक है, तो ये जो फंडस वाला पार्ट रहता है, देखो जैसे ही आप दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर देखोगे, आहानाल की स्ट्रक्चर देखोगे दोस्तों, तो 4 लेयर से ये कवर रहती है दोस्तों। कितनी लेयर रहती हैं, 4 लेयर रहती हैं दोस्तों, ठीक है। सेरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर होती हैं दोस्तों। तो सबसे अंदर ही अंदर वाली जो लेयर होती है दोस्तों, वो होती है म्यूकोसा। कौन सी होती है, म्यूकोसा। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो स्टमक है उसके अंदर थिक म्यूकोसा पाई जाती है, यानी कि म्यूकोसा का बहुत ही ज्यादा पार्ट यहाँ पर अवेलेबल रहता है दोस्तों, ठीक है। तो जो म्यूकोसा रहती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा लेयर से ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जुड़ी हुई रहती हैं दोस्तों। म्यूकोसा लेयर से ही कौन सी ग्लैंड्स रहती हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जुड़ी हुई रहती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेशन करती हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन यहाँ पर करती हैं दोस्तों। तो इस चीज का भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों म्यूकोसा लेयर से गैस्ट्रिक ग्लैंड जुड़ी रहती है, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस का। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे दोस्तों, सीक्रेशन करेंगे गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर दोस्तों 99% तक तो वाटर होता है दोस्तों, या मैं ऐसे बोल दूं दोस्तों 96 से 98% तक तो क्या होगा इसमें, वाटर, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर 2 से 3% तक क्या होता है दोस्तों, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है, जो कि बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है दोस्तों। यहाँ पर HCl की जो pH है दोस्तों, वो 1.5 से 2.5 के मध्य लगभग इतनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही एसिडिक नेचर का HCl होता है दोस्तों, जो यहाँ पर निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो हम शुरुआती से आते हैं दोस्तों, बोलस फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस में आने के बाद कार्डियक वाले पार्ट में इंटर किया दोस्तों, जो कि स्टमक का पार्ट है। यहां पर जैसे ही फूड आता है दोस्तों, तो कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं दोस्तों, ताकि फूड का वेक फ्लो ना हो पाए दोस्तों। उसके बाद फंडस वाला जो पार्ट रहता है दोस्तों, फंडस वाला पार्ट रहता है, वहां पर म्यूकोसा लेयर होती है दोस्तों, और म्यूकोसा लेयर से गैस्ट्रिक ग्लैंड जुड़ी हुई रहती है दोस्तों। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सीक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का, जिसके अंदर यहाँ बॉडी वाले पार्ट में क्या होगा, फिर HCl अवेलेबल यहाँ पर रहता है दोस्तों। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करेंगे किसका, HCl का, यहाँ बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है दोस्तों, HCl, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। और इस कायम के अंदर, या मैं कहूं इस बोलस के अंदर, जैसे ही HCl मिक्स हो जाता है दोस्तों, उसके बाद ये बोलस क्या कहने लग जाता है दोस्तों,
कायम कहलाने लग जाता है। क्या कहलाने लग जाता है दोस्तों? कायम। यानी कि जो फूड है हमारा उसका नेचर कैसा हो गया है? एसिडिक नेचर हो गया है। कैसा नेचर हो गया है दोस्तों? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर किसने किया दोस्तों? HCl एसिड ने, जो कि किससे निकला? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस किससे सीक्रेशन हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस का गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन पूरा पढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट क्लियर होते जाएं, ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब फूड क्या कहला रहा है? कायम। कायम क्या है दोस्तों? जब फूड के अंदर क्या मिल जाए दोस्तों? सॉरी, फूड नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे दोस्तों? बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलस। तो जब बोलस के अंदर HCl मिल जाता है तो उसको क्या कहने लग जाते हैं दोस्तों? कायम हम कहलाने लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, बोलस। ठीक है, तो ये कायम है। ठीक है, तो यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जुड़ी हुई रहती हैं दोस्तों, जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन यहां पर करती हैं। और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर थिक म्यूकोसा पाई जाती है। कौन सी म्यूकोसा पाई जाती है दोस्तों? थिक म्यूकोसा। थिक म्यूकोसा उपस्थित। ठीक है दोस्तों, इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो हमने कार्डियक पढ़ लिया है दोस्तों। कार्डियक वाले पार्ट में आता है, कार्डियक में कोई भी ग्लैंड्स अवेलेबल नहीं रहती हैं। कार्डियक वाले पार्ट में म्यूकस ग्लैंड्स रहती हैं जो भोजन को लसलसा बनाती हैं, आगे बढ़ा देती हैं दोस्तों। फंडस वाले पार्ट में जो म्यूकोसल लेयर रहती है वहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जुड़ी हुई रहती हैं, वहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है दोस्तों। और बॉडी वाले पार्ट तक आते आते यहाँ पर HCl का सीक्रेशन हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अम्लीय रहता है दोस्तों। HCl का क्या वर्क रहता है इसका अध्ययन भी हम करेंगे दोस्तों। देखिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों थोड़ा सा, और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, तो अब हम आगे थोड़ा सा अध्ययन करते हैं दोस्तों। यहां पर हम अध्ययन करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का या गैस्ट्रिक जूस का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो गैस्ट्रिक जूस से HCl निकला, उसने क्या कर दिया? उसका माध्यम अम्लीय कर दिया है दोस्तों। ठीक है, देखो, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो फैट वाला फूड होता है, फैट फूड, ठीक है, घी तेल वाला जो भोजन रहता है दोस्तों, कभी कभी क्या करते हैं हम? बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं, यानी कि हम हमारी क्षमता से ज्यादा भोजन कर लेते हैं दोस्तों कभी कभी। और वो भोजन भी कौन सा रहता है दोस्तों? फैट वाला फूड रहता है, जिसमें घी तेल ज्यादा रहता है, वो वाला भोजन कर लेते हैं दोस्तों। तो वो बोलस की फॉर्म में चेंज होकर के आता है दोस्तों, और कार्डियक इंस्फिंक्टर के ओपन होने से स्टमक के अंदर पहुंच जाता है दोस्तों, और उसके अंदर फिर बोलस में HCl मिल जाता है। उसके बाद वो कायम कहलाने लग जाता है दोस्तों, और स्टमक पूरी तरीके से फिल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया है दोस्तों। अब पूरी तरीके से फिल हो गया है दोस्तों, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होती हैं। कौन सी मूवमेंट्स होंगी? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं दोस्तों। तो जब ये फुल हो गया है दोस्तों, तो क्या यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स हो पाएंगी क्या दोस्तों? आप मुझे बताइए। नहीं हो पाएंगे दोस्तों। आप एग्जाम्पल ले सकते हो दोस्तों, आप एक मिक्सी को लीजिए, आप मिक्सी से समझ सकते हो। आप एक मिक्सी को लीजिए दोस्तों, उस मिक्सी के अंदर उसको पूरा के पूरा कोई भी सब्सटेंस से फिल कर दीजिए दोस्तों, स्पेस नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और उसके बाद आप मिक्सी को जो स्विच है उसको ऑन कीजिए, तो क्या मिक्सी वहां पर चलेगी दोस्तों? नहीं चलेगी दोस्तों, क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं है दोस्तों सब्सटेंस को मूव करने के लिए। तो इसी प्रकार यहां पर भी क्या रहता है कि सब्सटेंस
सॉरी स्पेस यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं हो पाता है दोस्तों, और अवेलेबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो यहाँ जो कायम है इसका प्रेशर पड़ता है दोस्तों कहाँ, कार्डियक इंस्फिंक्टर पर। कहाँ पर प्रेशर पड़ेगा दोस्तों, कार्डियक इंस्फिंक्टर पर प्रेशर पड़ता है, और कार्डियक इंस्फिंक्टर पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है दोस्तों तो ये ओपन हो जाता है। ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये ओपन हो जाता है और फूड वापस जाने लगता है ऊपर, ईसोफेगस और फेरिंग्स से होते हुए कहाँ चला जाता है, ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं आपको, कभी आपने देखा होगा दोस्तों। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं दोस्तों, तो कार्डियक इंस्फिंक्टर पर दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों, और प्रेशर बढ़ने के कारण फूड वापस जाने लग जाता है दोस्तों, और वापस जाने लग जाता है तो उस फूड के अंदर दोस्तों क्या है, HCl है। क्या है दोस्तों, HCl भी मिला हुआ है, वो क्या है, कायम है दोस्तों, वो क्या है, कायम है। और इसीलिए फिर हमारे गले में यहाँ पर क्या होती है, जलन महसूस हमको होती है। जब हमको डकारें आती हैं दोस्तों तो फूड बाहर वापस आता है तो यहाँ पर थोड़ा सी जलन हमको महसूस होती है दोस्तों। इसको पायरोसिस या हार्टबर्न के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पायरोसिस या हार्टबर्न के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर आप कभी कभी सुबह जब आप सोते हो, सॉरी रात को जब आप सोते हो और सुबह जब आप उठते हो दोस्तों मॉर्निंग में, तो आपको लगता होगा कि गले के अंदर एक जलन सी महसूस हो रही है दोस्तों। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कायम है दोस्तों वो मूव करता करता, आपने ज्यादा खाना खा लिया था, आप टहलने नहीं गए दोस्तों, और टहलने नहीं गए तो फूड अच्छी तरीके से आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, और डाइजेस्ट नहीं हो पाया है दोस्तों तो जो कायम है वो वापस बैक फ्लो करते हुए आपकी ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, और आपके गले के अंदर थोड़ी सी जलन सी महसूस होती है। वो किस कारण हो रही है, क्योंकि HCl, और HCl का नेचर बहुत एसिडिक होता है दोस्तों, इसीलिए ये क्या करती है, यहाँ पर जलन पैदा करने का वर्क करती है दोस्तों। पर आप एक क्वेश्चन करोगे मेरे से दोस्तों कि सर स्टमक के अंदर तो क्या है, पहले से ही HCl है, तो क्या स्टमक की जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, वो इससे खराब नहीं होती क्या दोस्तों, वो नहीं जलती है क्या दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले से ही नोट करके वहां लिखाया था दोस्तों कि यहाँ पर थिक म्यूकोसा की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है दोस्तों, थिक म्यूकोसा की लेयर होती है। एलिमेंट्री कैनाल का जब आप अध्ययन करोगे तो 4 लेयर का अध्ययन करेंगे दोस्तों, हम करेंगे, लेकिन ये पार्ट्स पूरे होने के बाद हम एलिमेंट्री कैनाल को भी एक बार लेंगे दोस्तों। तो थिक म्यूकोसा की लेयर रहती है, और म्यूकोसा की लेयर HCl से हमको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है दोस्तों। यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताई, क्या होती है, हार्टबर्न या पायरोसिस। हार्टबर्न या पायरोसिस, जो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और यहाँ पर आपके जलन होती है, वो क्या होता है, हार्टबर्न या पायरोसिस। आपको जानकर के आश्चर्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों, हार्टबर्न या इसी को बोलते हैं दोस्तों पायरोसिस। क्या बोलते हैं, पायरोसिस। ध्यान रखना है दोस्तों, हार्टबर्न या पायरोसिस, जो गले की जलन होती है वो इसी के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जो फेट फूड रहता है इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है दोस्तों 6 to 8 घंटे। कितने घंटे लगेंगे दोस्तों, 6 से 8 घंटे लगते हैं दोस्तों फेट के फूड को डाइजेस्ट होने में। हमारे स्टमक के अंदर जैसे ही फैटी फूड चला जाता है तो 6 to 8 घंटे तक यहाँ पर रहता है दोस्तों। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे के अंदर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने बहुत लेट नाइट को खाना खाया दोस्तों, टहलने भी नहीं जा पाए, और हम क्या है, सो जाते हैं दोस्तों, वॉकिंग पर भी नहीं जा पाए और सो जाते हैं दोस्तों। तो ये फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है दोस्तों, इसीलिए ये बैक फ्लो होता है दोस्तों। इसी को हम हार्टबर्न या पायरोसिस कहते हैं, जो गले में जलन होती है दोस्तों। ठीक है, जो प्रोटीन फूड होता है दोस्तों, प्रोटीन जो फूड रहेगा ये डाइजेस्ट हो जाता है दोस्तों 4 to 5 घंटे के अंदर। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये कार्बोहाइड्रेट में 2 से 3 घंटे में ही ये डाइजेस्ट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों कि जैसे आपने राइस वगैरह लिया किसी दिन, ठीक है, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट, फिर से भूख लग जाती है हमारे लिए। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, 2 से 3 घंटे के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। इसीलिए जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको एडवाइस देते हैं दोस्तों कि हल्का भोजन करें। हल्का भोजन क्यों करें दोस्तों,
हल्का भोजन इसीलिए क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके, और कोई कारण नहीं है उसका, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम बीमार, डिजीज होता है हमको, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता है दोस्तों, इसीलिए। तो ये मैंने आपको बताया कि फैट फूड कितने में डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये स्टमक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हार्टबर्न या पायरोसिस क्या होता है, इस चीज का भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूकोसा लेयर रहती है दोस्तों, म्यूकोसा लेयर। इस म्यूकोसा लेयर से गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेशन करेंगे दोस्तों, किसका, गैस्ट्रिक जूस का। किसका सीक्रेशन करेंगे, गैस्ट्रिक जूस का। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर दोस्तों क्या अवेलेबल रहता है, HCl भी रहता है, जिसकी पीएच मैंने आपको बताई है 1.5 से 2.5 लगभग। ठीक है, बहुत ही एसिडिक नेचर रहता है। इसके क्या क्या वर्क रहते हैं दोस्तों, HCl क्या करेगा, देखो सबसे पहली चीज तो एसिड, HCl एसिड है। ठीक है, ये क्या करता है, एसिडिक नेचर, फूड को क्या कर देगा, एसिडिक नेचर यानी अम्लीय माध्यम दे देगा। अम्लीय माध्यम क्यों दे देगा दोस्तों, ताकि फूड है उसका डाइजेशन आसानी से हो सके दोस्तों। ठीक है, यहां पर कुछ एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं दोस्तों। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने का वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, कुछ एंजाइम होते हैं जो कि दोस्तों इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे ही HCl यहां से सीक्रेशन होगा तो HCl सीक्रेट होते ही दोस्तों जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। जैसे ही फूड आया, HCl का सीक्रेशन हुआ। और कुछ निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम रहते हैं दोस्तों, उन एंजाइम्स को एक्टिव करने का वर्क कौन करता है, HCl करता है, ताकि फूड का आप क्या कर सके, वो डाइजेस्ट कर सके दोस्तों। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर देगा और फूड को रोटिंग या मैं कहूं सड़ने से भी बचाता है। दोस्तों, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो HCl के वर्क देखे हमने, क्या क्या वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ सेल्स होती हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स रहेंगी। ठीक है, तो इनका अध्ययन भी हम करेंगे दोस्तों। ये तो गैस्ट्रिक जूस हो गया है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमने HCl का अध्ययन कर लिया है दोस्तों। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं दोस्तों। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं दोस्तों, और ये जो सेल्स हैं ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं कहूं, फर्स्ट मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन हो गया, प्रोरेनिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सभी क्या हैं, एंजाइम है दोस्तों, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स हैं। ये HCl भी गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल से ही सीक्रेट होता है दोस्तों। ये भी क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सेल्स हैं, इन सेल से ही क्या सीक्रेशन होगा दोस्तों, HCl का सीक्रेशन होता है दोस्तों। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऐसी कौन कौन सी सेल्स होती हैं दोस्तों जिनसे इनका सीक्रेशन होता है, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स का भी बहुत अच्छी तरीके से हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है दोस्तों, ये यहाँ पर सीक्रेशन होता है दोस्तों। देखिए आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसके अंदर दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। ये सेल्स कौन कौन सी होती हैं, इनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे दोस्तों। नंबर 1 जो होती हैं वो होती हैं दोस्तों पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स। ठीक है। सेकंड जो होती हैं आपकी, ये होती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है दोस्तों। थर्ड जो होती है म्यूकस नेक सेल्स। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जो सेल्स हैं वो मुख्य रूप से मेनली यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं दोस्तों। ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं और पेप्टिक सेल्स हैं दोस्तों। म्यूकस नेक सेल्स, ये सेल्स यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं दोस्तों। इन्हीं को हम, जो पेप्टिक या जाइमोजन होती हैं, इसी को हम चीप सेल्स भी बोल देते हैं दोस्तों, चीप सेल्स। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स या चीप सेल्स ये अवेलेबल रहती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स रहती हैं, म्यूकस नेक सेल्स रहती हैं। एक एक सेल्स को हम बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें अवेलेबल रहेंगी ये। क्या क्या सीक्रेट करेंगे देखिए। सबसे पहली जो सेल्स का अध्ययन कर रहे हैं हम दोस्तों, ये हैं कौन सी? चीप सेल्स। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं रहती है। यहां से पूछा जाता है चीप सेल्स या जाइमोजन सेल्स या इसी को बोलते हैं दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहीं पर, या पेप्टिक सेल्स। ठीक है दोस्तों। ये जो सेल्स रहती हैं दोस्तों, ये सीक्रेशन करती हैं। किस किस का सीक्रेशन करेंगे ये? यह है प्रोरेरिन, प्रोरेरिन। ठीक है। पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे दोस्तों। प्रोरेनिन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये 3 एंजाइम है। यहाँ पर ये चीप सेल्स या जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स यहाँ पर ये सीक्रेशन करती हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि प्रोरेनिन एंजाइम किन सेल्स से सीक्रेट होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए चीप सेल्स या जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो सेल्स हैं आपकी सेकंड नंबर की, ये हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं, यहां से दोस्तों HCl का सीक्रेशन होता है। क्या होता है? HCl का सीक्रेशन, HCl का स्त्रवण। ठीक है दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्वेश्चनों में रिपीटेड हुआ है ये एग्जाम्स के अंदर। बहुत सी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, और ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो ऑक्जेंटिक जो सेल्स रहती हैं, यहाँ से किसका सीक्रेशन होता है? HCl। और HCl के वर्क क्या क्या होते हैं दोस्तों, हमने देखा क्या क्या वर्क होते हैं दोस्तों। ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स में यहाँ पर एक कैसल फैक्टर भी होता है दोस्तों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कैसल फैक्टर,
कैसल फैक्टर होता है दोस्तों, जो कि विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कराता है, जो कि क्या करेगा दोस्तों, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कराता है दोस्तों कौन, कैस्टल फैक्टर। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों एक और सेल्स जो हमने पढ़ी थी, थर्ड म्यूकस नेक सेल्स। यहां पर जो सीक्रेशन होगा ये म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं दोस्तों। किसका सीक्रेट करेंगे ये, म्यूकस। म्यूकस का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, ताकि भोजन है वो क्या है, लसलसा बना रहे और भोजन आगे जाता है दोस्तों। और आगे जाकर के भोजन कहां पर ओपन होगा, यहां पर जो पार्ट रहता है ये ड्यूडेनम रहता है दोस्तों। ड्यूडेनम में आकर के स्टमक है वो ओपन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑक्जेंटिक हो गया, ये म्यूकस नेक सेल्स हो गए दोस्तों। ठीक है, अब हम वर्क देख लेते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम है वो क्या क्या वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए तो इन सेल्स का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। देखिए ये जो वाला पार्ट है दोस्तों, ये यहां पर ड्यूडेनम है, कौन सा है ये, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम है दोस्तों। यहां पर भी एक इंस्पेक्टर अवेलेबल रहता है दोस्तों, यहां पर। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर भी एक इंस्फिंक्टर होता है दोस्तों, जिसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर आप बोलोगे दोस्तों। ये भी क्या करता है, फूड जैसे ही स्टमक से ड्यूरेनम के अंदर जाता है दोस्तों, तो ये भी बैक फ्लो को रोकता है दोस्तों, ताकि फूड का बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने देखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो स्टमक है में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होगा दोस्तों, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, अगर हम स्टमक को हटा दिया जाए दोस्तों, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या अवेलेबल रहता है दोस्तों, पेप्सिनोजन रहता है। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन पर जैसे ही वर्क करता है दोस्तों कौन, HCl, तो पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है दोस्तों, ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिनोजन पर जैसे ही HCl वर्क करता है दोस्तों, ये किस में चेंज हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम में। और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा दोस्तों, प्रोटीन का डाइजेशन। और प्रोटीन को ये चेंज कर देता है दोस्तों बड़े पेप्टाइड में। ठीक है, यानी कि यहां पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं दोस्तों। यानी कि पेप्सिन एंजाइम जैसे ही प्रोटीन पर वर्क करते हैं दोस्तों, तो ये बड़े पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं दोस्तों। पूरे तरीके से नहीं टूटते हैं दोस्तों, पूरी तरीके से ये टूटेंगे दोस्तों जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ओरल कैविटी के अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है। कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होगा दोस्तों, ड्यूडेनम के अंदर होता है।
ड्यूडेनम तक पूरा की पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक जूस निकल आकर के मिलते हैं दोस्तों। ये दो जूस मिलते हैं यहाँ पर, तो पेनक्रियाज है, ठीक है, सॉरी पेनक्रिएटिक है, और एक लीवर है, लीवर से भी निकलेगा दोस्तों एक, ठीक है। तो यहाँ पर पेनक्रिएज जैसे ही आता है ड्यूडेनम के अंदर, तो ये कंप्लीट डाइजेशन करता है दोस्तों, ठीक है। तो पेप्सिन, पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा दोस्तों? प्रोटीन का, पी पी, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, ध्यान रखना है दोस्तों। पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा दोस्तों? प्रोटीन का करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पेप्सी पहला देख लिया है, प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो एंजाइम देखा था, ये देखा था दोस्तों, कौन सा देखा था? नेक्स्ट जो एंजाइम था, ये था आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या था? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज रहता है दोस्तों, ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? जो हमारा फैट होता है, फैट जैसा होता है, इस पर वर्क करता है कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज यहां पर वर्क करेगा दोस्तों, और फैट को चेंज कर देता है दोस्तों फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है दोस्तों। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा दोस्तों? फैट को चेंज करने का वर्क करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रोरेनिन। कौन सा है नेक्स्ट? नंबर 3 जो है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन दोस्तों, प्रोरेनिन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है यहां, ठीक है। जैसे ही इस पर वर्क करता है दोस्तों HCl, तो ये चेंज हो जाता है दोस्तों रेनिन में। किसमें? रेनिन में चेंज हो जाता है दोस्तों, जो कि एक्टिव एंजाइम है दोस्तों, ठीक है। और ये रेनिन एंजाइम जो हमारा छोटे बच्चे रहते हैं, उनके जो मिल्क होता है उसमें कैसीन प्रोटीन होती है दोस्तों। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों कि ये रेनिन एंजाइम, ये रेनिन कैसीन प्रोटीन पर वर्क करता है, ठीक है। आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों कि जो आपका मिल्क होता है, उस मिल्क का व्हाइट कलर भी किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? कैसीन प्रोटीन ही होती है, जिसके कारण आपके मिल्क का कलर क्या होता है दोस्तों? व्हाइट होता है, ठीक है। तो कैसीन प्रोटीन पर वर्क करता है और मिल्क को ये चेंज कर देता है दोस्तों। यहीं पर लिख देता हूं मैं, मिल्क को या कैसीन प्रोटीन को ये चेंज करता है दोस्तों कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, ठीक। किस में चेंज कर देता है दोस्तों? कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर ये चेंज कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रोरेनिन ये भी दोस्तों पी प्रोटीन, यानी कि ये भी क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा दोस्तों। प्रोरेनिन HCl जैसे ही वर्क करता है, रेनिन एक्टिव हो जाता है ये दोस्तों, रेनिन में चेंज हो जाता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? कैसीन प्रोटीन पर वर्क करता है दोस्तों। कैसीन प्रोटीन के कारण ही हमारे दूध का कलर व्हाइट होता है दोस्तों, और ये मिल्क या कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज कर देता है दोस्तों। उसके बाद इन्फांट्स में जो शिशु होते हैं उनमें मिल्क का डाइजेशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। हमारे अंदर नहीं होता है, एडल्ट्स के अंदर। ये बच्चों की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम अवेलेबल रहता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है दोस्तों? लाइपेज जहां पर भी आ जाता है, फैट का डाइजेशन ये करेगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे स्टमक के अंदर दोस्तों जो नेचर चल रहा है, वो कौन सा नेचर चल रहा है दोस्तों? एसिडिक नेचर चल रहा है। कौन सा? एसिडिक। ये सभी एंजाइम्स किस एसिडिक नेचर में वर्क कर रहे हैं दोस्तों, ना कि बेसिक नेचर में। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके स्टमक के बारे में हम अध्ययन कर ही रहे थे दोस्तों। स्टमक का अध्ययन हमने कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। कुछ सॉल्ट वगैरह का अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो जाता है स्टमक के अंदर दोस्तों, ठीक है। विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन मैंने बता ही दिया है, कैसल फैक्टर के द्वारा होता है दोस्तों। तो
पाइलोरिक इंस्पेक्टर हो ही गया है, और ड्यूरेनम अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन का अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, एक चीज और है दोस्तों, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स है दोस्तों, वहाँ पर मैंने आपको 4 पोर अवेलेबल बताए थे दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो ग्लोटिस होता है वहाँ पर एपिग्लोटिस नाम की स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, उसे पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, एपिग्लोटिस को। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं दोस्तों। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे नोट। ठीक है दोस्तों, ये जो एपिग्लोटिस है इसको हमारी बॉडी में ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है दोस्तों, एपिग्लोटिस हो गया है। ठीक है, और इसका अध्ययन हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ही लिया है दोस्तों। 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे दोस्तों, तीनों पार्टों का अध्ययन हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर HCl का सीक्रेशन होगा ही सही। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर दोस्तों म्यूकोसा लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर, और ये म्यूकोसा लेयर से सीक्रेशन होती हैं गैस्ट्रिक जूस का। किसका? गैस्ट्रिक जूस। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि दोस्तों जो स्टमक होता है उसके जो चारों ओर जो लेयर इसको कवर करती है दोस्तों, उसको ओमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेंटम कहते हैं उसको। इसको अभी ध्यान रखना है आपको कि जो स्टमक है इसको जो लेयर होती है चारों तरफ से कवर कर रखा है, जिसको बहुत ही फैट वगैरह जमा हुए रहते हैं इस लेयर के अंदर दोस्तों, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओमेंटम बोलते हैं इसको। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों इसका। ओमेंटम क्या बोलेंगे? ओमेंटम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, हाँ ओमेंटम, एक अलग से नाम दे दिया गया है इसका, ओमेंटम। क्या है? ओमेंटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जो कि इसको कवर करके रखती है, ओमेंटम होती है। ये क्या होती है दोस्तों? ओमेंटम होती है। तो ये स्टमक का अध्ययन हमने बहुत अच्छे तरीके से किया दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा दोस्तों। तो स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है दोस्तों, किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा दोस्तों। भोजन का जो नेचर है वो कैसा कर देता है? एसिडिक नेचर कर देता है दोस्तों। 3 प्रकार के एंजाइम, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, और एक और है पेप्सिनोजन। किस प्रकार ये वर्क करते हैं? HCl क्या करता है दोस्तों? इनको एक्टिव करने का वर्क करता है। कभी कभी HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है दोस्तों, इनको कम करने के लिए हम एंटी एसिड्स भी लेते हैं। एंटी एसिड्स होते हैं जो एसिड के प्रभाव को कम करते हैं दोस्तों, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइज हुआ दोस्तों। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ दोस्तों। बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? MgOH का होल ट्वाइज, ये किसके रूप में वर्क करता है? तो ये एंटी एसिड्स के रूप में वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइज भी होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसका भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। ये भी क्या है दोस्तों? एंटी एसिड है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों, मैं पूरी की पूरी चीज यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई चीज रह जाती है और मैंने बोली है तो आप उसको राइट कर ले दोस्तों, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बोर्ड पूरा भर चुका है अभी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और ट्रैफिक पुलिसमैन मैंने आपको बता ही दिया है, हमने बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है दोस्तों सभी चीजों का। और आशा करता हूं दोस्तों कि जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, सिंपल वे में मैं आपको समझाता जा रहा हूं दोस्तों, किस तरह क्या वर्क कर रहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको समझाता जा रहा हूं, तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा दोस्तों। टीचर कोई भी हो दोस्तों, समझ में आना चाहिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मैं मानूंगा कि मैं बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आप कमेंट्स के अंदर सजेशन दीजिए दोस्तों कि सर आप ये मैटर लेकर के आइए दोस्तों, हम उस मैटर को आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों।
और अंत में मैं यही बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी किस्मत को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी किस्मत को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते दोस्तों, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते दोस्तों। पूरा जुनून, पूरी मेहनत लगाइए दोस्तों और अपने ड्रीम को पाइए दोस्तों, अपने ड्रीम को हासिल कीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है दोस्तों वो इंटेस्टाइन से संबंधित होगी दोस्तों, और इस तरह से हम हमारे डाइजेशन सिस्टम का पार्ट फिनिश करेंगे दोस्तों। और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको फिनिश किया है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, या तो केमिस्ट्री का करेंगे या फिर से बायो का स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आप सजेशन दें दोस्तों कमेंट्स के अंदर, और बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट विद केएस सर। यहाँ पर आर्ट्स की क्लासेज जो पॉलिटी होती हैं उसकी क्लासेज भी होती हैं जो कपिल सर लेते हैं दोस्तों, और मैं आपके सामने साइंस की क्लासेज लेकर के आता रहता हूँ दोस्तों।